नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, आला कमान को भेजी फाइनल लिस्ट। जिला आयुष समिति हिसार में आई योगा इंस्ट्रक्टर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती जारी, 17 मार्च और 7 अप्रैल को होगी लिखित परीक्षा। रेवाड़ी से अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू, कोसली स्टेशन पर ठहरेगी जयपुर हिसार एक्सप्रेस। 10वीं और 12वीं कक्षा की शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने की तैयारी में हरियाणा बोर्ड, जुड़ सकता है नया विषय, बताएंगे पूरी खबर। नफे राठी के 3 हत्यारों की फोटो सामने आई, हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख इनाम रखा। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से मर्डर में यूज कार भी मिली। दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी सरकार पर अटैक, बोले अब दिन नहीं बल्कि घंटों के अंतराल में हो रहे हैं मर्डर, कांग्रेस राज में कांपते थे अपराधी। जींद में दाड़न खाप चबूतरे पर महापंचायत हुई, 55 खापों के प्रतिनिधियों 25 किसान संगठनों ने लिया भाग, तालमेल कमेटियों का किया गठन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे हरियाणा सरकार। भाजपा की पहले लिस्ट 195 नाम, इनमें 34 मंत्री शामिल, काशी से मोदी तो गांधीनगर से अमित शाह। सूची में 28 महिलाएं तो 47 कैंडिडेट 50 साल के नीचे। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री, मुरैना में कहा बीजेपी RSS नफरत डर फैला रहे, हमारी सरकार बनने पर किसानों को MSP देंगे। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा समेत उत्तर भारत में मौसम फिर से बदल गया है। शनिवार को हरियाणा में पूरा दिन बादल छाए रहे, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रही। इससे दिन का तापमान 6 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इसके अलावा 9 जिलों जींद, रोहतक, पानीपत, करनाल, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा व फतेहाबाद में शनिवार को ओलावृष्टि दर्ज की गई है। हिसार में 11 दिन में तीसरी बार ओले गिरे हैं। आदमपुर, उकलाना, बरवाला, बालसमंद एरिया के गाँव में सबसे अधिक ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिसार के 60, भिवानी के 70 और दादरी के 15 गाँव में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। हिसार, भिवानी के गाँव, जींद के व नरवाना और करनाल के निसिंग और मूनक क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हवाएं चलने से कई जगहों पर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बिछ गई है। चरखी दादरी में करीब 25,000 एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी सरसों व गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान के लिए किसान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओलावृष्टि से किसानों को नहीं बल्कि सरकार को नुकसान हुआ है। भरपाई के लिए उपायुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सरकार को भिजवाई जाएगी। जिला आयुष सोसाइटी हिसार द्वारा योगा इंस्ट्रक्टर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 7 मार्च 2024 है। लिखित परीक्षा व टाइप परीक्षा की तिथि व समय की बात करें तो 10 मार्च 2024 रहेगी। परीक्षा का स्थान ITI तोशाम रोड हिसार और इंटरव्यू का स्थान और तिथि की बात करें तो 11 मार्च को प्रातः 10 बजे से कार्यालय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर द्वितीय तल मिनी सचिवालय हिसार होगा। योगा इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास हो तथा योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स पास हो। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए किसी भी विषय से स्नातक व 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रमाण पत्र धारक होने चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर पर कार्य का कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द व हिंदी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ आवेदक को MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल तथा MS एक्सेस पर कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए। आवेदकों के पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए संभावित दावेदारों के नामों पर व्यापक चर्चा और मंथन के बाद अंतिम पैनल बीजेपी आलाकमान को भेज दिया गया है। अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की बारी आने पर पैनल में शामिल दावेदारों के नामों पर फैसला लिया जाएगा। उम्मीद है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बता दें कि बीते गुरुवार को नई दिल्ली में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 4 से 8 संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ था, जिसके बाद 2 से 4 संभावित मजबूत दावेदारों के नामों का पैनल तैयार किया गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। एकेडमिक सेशन 2024-25 में सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर कर शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार कोशिश जारी है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग इन पदों को भरने के प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से रिवाइज किए गए 1036 पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। JBT के 396 पदों के लिए 47,353 और NTT के 100 पदों के लिए 15,310 उम्मीदवारों ने आवेदन भेजा है। अब 17 मार्च को JBT और 7 अप्रैल को NTT के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि टीजीटी के 303 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वह चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट csdeducation.gov.in पर जाकर अपना आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 18 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेवाड़ी अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया गया है। मदार रेवाड़ी मदार स्पेशल ट्रेन का संचालन 3 मार्च से यानी आज से 31 मार्च तक किया जाएगा। ट्रेन नंबर 09639 मदार जो कि अजमेर में पड़ता है से रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 3 से 31 मार्च तक मदार से 4:30 बजे रवाना होकर 10:49 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09649 रेवाड़ी मदार स्पेशल ट्रेन 3 मार्च से 31 मार्च तक रेवाड़ी से दोपहर बाद 3:30 बजे रवाना होकर रात 10:30 बजे मदार पहुंचेगी। यह ट्रेन बीच रास्ते दोनों दिशाओं में किशनगढ़, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट भागेगा। नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली व कुंड स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। इस ट्रेन में 7 द्वितीय साधारण श्रेणी एवं 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल मिलाकर 9 डिब्बे शामिल होंगे। रेलवे की तरफ से रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जयपुर हिसार एक्सप्रेस रेल सेवा का प्रायोगिक तौर पर कोसली स्टेशन पर आगामी आदेशों के लिए ठहराव कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE नए सेशन से 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्रणाली में नए बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव होंगे। इनके अंतर्गत 10वीं में विद्यार्थियों को 3 से लेकर 4 अतिरिक्त विषय पढ़ने पड़ सकते हैं। वहीं 12वीं में आर्ट, कॉमर्स व साइंस संकायों में विषयों का ग्रुप सिस्टम होने वाला है। इन सब पर विचार विमर्श करने के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एकत्रित होंगे। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इन पर भी चर्चा होगी। नए परिवर्तन 9वीं और 11वीं कक्षा से ही प्रारंभ कर दिए जाएंगे ताकि बच्चे उन्हीं के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं में इनको अच्छे से समझ जाएं। नए सत्र से ही 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है। 10वीं क्लास में फिलहाल 5 कंपलसरी विषय हैं और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। नई व्यवस्था के तहत इसमें एक नया विषय एनवायरमेंट साइंस जुड़ सकता है। 3 भाषाई विषयों को अनिवार्य किया जा सकता है। फिलहाल 10वीं में 2 भाषाई विषय अंग्रेजी व हिंदी अनिवार्य है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठे की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। इसमें 3 आरोपियों के पुलिस ने फोटो जारी कर उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है। वहीं बाकी 1 आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की पहचान सार्वजनिक की है उसमें आशीष उर्फ बाबा निवासी नांगलोई, नकुल सांगवान उर्फ दीपक सांगवान निवासी नारनौल और अतुल निवासी नजफगढ़ नई दिल्ली शामिल है। दूसरे राज्यों में भी लगातार दबिश दी जा रही है। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन की पार्किंग से पुलिस ने बरामद कर ली है और SFL की टीम ने उसकी पूरी जाँच कर ली है। स्टेशन के बिल्कुल बगल वाली पार्किंग में ये कार 25 फरवरी की रात से ही खड़ी थी। कार को झज्जर पुलिस को सौंप दिया गया है। गाड़ी के मूल मालिक का पता लग चुका है। ये गाड़ी कई बार बेची जा चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार माने तो आरोपी उसी रात रेवाड़ी जंक्शन से किसी ट्रेन में सवार होकर फरार हुए हैं। यही नहीं, आरोपियों ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर उसकी पर्ची भी ली है। पुलिस की टीमें स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे खंगालने में लगी हुई है। दक्षिण हरियाणा का नारनौल अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठे की हत्या में शामिल एक आरोपी नारनौल के सिरोई बहाली का रहने वाला है। हालांकि आरोपी का परिवार करीब 25 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है, जिसके बाद गांव में उसका कभी आना जाना नहीं हुआ। सिरोई बहाली के सरपंच लेखराज ने बताया कि करीब 25 साल पहले ही दीपक सांगवान का परिवार दिल्ली चला गया था। अब वर्तमान में वह कहाँ रह रहे हैं इसकी भी अभी जानकारी नहीं है। बता दें कि इससे पहले नारनौल गोगामेडी हत्याकांड में भी सुर्खियों में आया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले मामले में SP ने बताया है कि उस पोस्ट को लेकर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिमाइंड भेज दिया गया है। अब तक उसका जवाब नहीं आया है। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हरियाणा सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की ओर से 26 IAS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में IAS ऑफिसर G अनुपमा से हेल्थ डिपार्टमेंट लेकर एजुकेशन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही IAS उत्तम सिंह को CM सिटी करनाल का DC बनाया गया है। IAS विनीत गर्ग को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाया गया है। IAS अरुण गुप्ता को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट में लगाया गया है। नई ट्रांसफर लिस्ट में IAS नर हरि सिंह बांगड़ को सेक्रेटरी हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो राहुल नरवाल को फतेहाबाद के नए डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा के रोहतक में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत रेलवे रोड इलाके में दौरा कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई कानून व्यवस्था की स्थिति से बहुत चिंतित है। स्थानीय मार्केट के व्यापारियों ने उन्हें बताया कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। वे भय के माहौल में काम कर रहे हैं। हरियाणा में अपराधी बेखौफ और जनता खौफ के साए में जी रही है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में रोज गोलियां चल रही है। अब तो दिन ही नहीं बल्कि घंटों के अंतराल पर मर्डर हो रहे हैं। प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं बची है। अपराधियों के आगे BJP JJP
बीजेपी सरकार बेबस हो चुकी है। शायद यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकती। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले तक जो हरियाणा विकास प्रदेश के रूप में जाना जाता था, वो 10 साल की खट्टर सरकार में आज अपराध प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर ही अपराध की बाढ़ आ गई है। रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, गोहाना, तोशाम, खरखोदा आदि कई जगहों पर फायरिंग, हत्या, फिरौती, अपहरण की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी है। हरियाणा के रोहतक में शनिवार को 31 से अधिक गांव में ओले गिरे। जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण फसलों में काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान भी चिंतित हैं। दिन भर बादल छाए रहे, वहीं दोपहर बाद झमाझम बारिश भी हुई। जिले के काफी एरिया में ओलावृष्टि की सूचना मिली है। सोनीपत सिटी के साथ खरखोदा, गोहाना व अन्य क्षेत्रों के कई गाँव में बारिश व तेज हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरे हैं। खेतों में खड़ी गेहूं व सरसों और सब्जी की फसल को भारी नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ करीब आधे घंटे तक बारिश हुई और 15 मिनट तक ओले गिरे, जिससे धरती सफेद हो गई। किसान सभा राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण सरसों, गेहूं व सब्जी फसल में ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। सरकार को चाहिए कि उसके जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा भी किसानों को दिया जाए। ओलावृष्टि किसानों के लिए नुकसानदायक है। आगामी दिनों की बात करें तो आज यानी 3 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान जिले भर में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं ओलावृष्टि के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इससे गर्मी का असर भी दिखाई देगा। जींद के उचाना के पालवा चबूतरे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से 55 खापों के प्रतिनिधि, 25 किसान संगठनों के पदाधिकारी महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत में सर्वसम्मति से 12 सदस्यों की एक तालमेल कमेटी बनाई गई, जिसमें अलग अलग खापों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अपनी मांगों को लेकर अलग अलग कार्यक्रम तय कर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए हरियाणा के खाप चौधरी किसान संगठन आगे आए हैं। इसे लेकर शनिवार को सर्वजातीय दाड़न खाप पालवा चबूतरे पर आयोजित महापंचायत में प्रदेश भर से विभिन्न खापों, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 3 घंटे तक चली महापंचायत में गिरफ्तार किसानों को जल्दी से जल्दी रिहा करने, जो मामले किसानों पर दर्ज हुए हैं उनको रद्द करने की मांग के प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है, किसानों की मांग मुद्दों को हल नहीं करना चाहती। किसान की मांग को सरकार मानने का काम करे। एमएसपी पर गारंटी, कानून, कर्ज माफ सहित अन्य जो भी मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। सरकार की वादा खिलाफी के चलते ही किसानों को दोबारा से आंदोलन करना पड़ रहा है। ये मांगे एक राज्य के किसानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों के हित से जुड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग उठाते हुए कहा कि शनिवार को रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, फतेहाबाद, हिसार, जींद और चरखी दादरी समेत हरियाणा के कई इलाकों में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि दर्ज की गई है। इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों को इस संकट से उबारने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को सरसों व गेहूं की फसल से काफी उम्मीद थी, लेकिन बरसात व ओलावृष्टि ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। ऐसे में सरकार से मुआवजे की आस लगाकर किसान बैठे हुए हैं। सरकार को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इस बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं व सरसों की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही सब्जियों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अवसर पर कहा कि पीएम फसल बीमा योजना सिर्फ कंपनियों की तिजोरी भरने का जरिया बन गई है, क्योंकि किसानों के खाते से प्रीमियम काटने की तारीख तो निश्चित है, लेकिन किसानों को मुआवजा देने की कोई तारीख तय नहीं की गई है। बार बार गुहार के बावजूद अन्नदाता को इंतजार ही हाथ लगता है। भाजपा की लोकसभा सूची का इंतजार खत्म। शनिवार शाम को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी हुए हैं। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। वहीं सूची में 28 महिलाएं, 27 SC, 18 ST, 57 OBC नाम शामिल हैं। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और अमित शाह गांधीनगर से ही लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को विदिशा से, त्रिपुरा के पूर्व सीएम विपल देव को त्रिपुरा पश्चिम और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट कोटा से फिर से मैदान में दिखाई देंगे। पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल के मल्लपुरम से प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से पूर्व IAS और मोदी के पूर्व निजी सचिव नरपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को टिकट मिला है। इस लिस्ट में 4 भोजपुरी स्टार्स मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल और पवन सिंह शामिल है। भाजपा ने कांग्रेस से आए राजस्थान के 2 बड़े नेता नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा और डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत मालवीय को टिकट दिया है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। सूत्रों की माने तो भाजपा 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तय कर सकती है।
भारतीय शेयर मार्केट ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने 73,994 का और निफ्टी ने 22,419 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद ये थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 60 अंक बढ़कर 73,806 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 39 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 22,378 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने 14 फरवरी को ऐलान किया था कि 2 मार्च को छुट्टी के दिन यानी शनिवार को भी बाजार ओपन रहेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन हुए। डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक अन्य खबर की माने तो वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो गया है। इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। इन्हीं कामों में से एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इनमें मिनिमम इन्वेस्ट करना। 31 मार्च 2024 तक पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव यानी बंद हो सकते हैं। इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है, यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। ऐसा न करने पर आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। वहीं पीपीएफ खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की खाते की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर भी अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।